पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है और जोरदार चल रही है। चलो भाई, तो नए पृष्ठ से नया अध्याय अपन करते हैं शुरू। और फिर भी इसमें पढ़ने का इतना है, दुनिया में इतनी रिसर्च चल रही है कि जो अपन पढ़ेंगे बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, दुनिया को जो पता है जो अपन पढ़ेंगे उससे बहुत ज्यादा हिस्सा है, और जो दुनिया को नहीं पता वो भी बड़ा हिस्सा है। हाँ, तो रियलिटी में बहुत बड़ी स्टडी है, बस छोटे चैप्टर में इसको तोड़ा गया है। अगर मैं बात करूं मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स की तो अपन बेसिकली इनको समझे छोटे चैप्टर हैं, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्स रेज, रेडियो एक्टिविटी, मास डिफेक्ट, ओ हो ये छोटी छोटी बातें उसमें करेंगे। अच्छा हाँ भाई हाँ, इस तरह की चर्चा अपन करेंगे। बेसिकली छोटी छोटी बातें जो आपको पूरी मॉडल में करनी होगी। अपन जो सबसे पहले चालू करेंगे ड्यूअल नेचर, तो उसमें एक रेडिएशन स्पेशल बात को करने लगेंगे, धीरे धीरे अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में घुस जाएंगे। सही बताओ तो बहुत सारी चीजें होगी जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, बहुत सारा ऐसा आएगा जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, नया नया रेडियो एक्टिविटी सही तो केमिस्ट्री में पढ़ा है। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ऐसा समझो 60 to 70% चीजें ऐसी होगी जो आपको पहले केमिस्ट्री में पाई जा चुकी होंगी। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। पर मॉडर्न फिजिक्स क्या सवाल आते हैं? हाँ सर बिल्कुल सवाल आते हैं, जोरदार आते हैं। और जो मेजर रोल है जो पढ़ेंगे उस थ्योरी का, जैसी बातें पूरा मैं आपको जोरदार तरीके से समझाऊंगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस बहुत महत्व रखता है। हाँ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है? हाँ आता है भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से आता है। क्या हम धीरे धीरे बढ़िया सलीके के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर चलो भाई आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया बाबा। तब हम जो मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर की तरफ। इसी तरह ड्यूअल नेचर बिल्कुल सही बताऊं ना, तो जो आप लाइट पढ़ते हो ना तो दिखाई देगा। और हाँ देखो ये बल्ब जो लाइट दे रही है, हाँ ध्यान से देखो ना, तो ध्यान दिया तो ध्यान दो तो तुम्हें पता पड़ेगा जो आपका एनिमेशन बनाओ उसी में जादू है। ध्यान से देखो लाइट, ओ तुम ध्यान देखो तो लाइट में एक तरफ ये बल्ब निकाल रहा है वेव और दूसरी तरफ निकाल रहा है पार्टिकल। ओ माय गॉड, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वाला हिस्सा है। ओ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। और हाँ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो वेव है। और मैं आपको वास्तविकता में बताऊं, जिससे अपन ने इंटरफेरेंस पढ़ा, जिससे अपन ने रिफ्लेक्शन का प्रूव करा, या तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रूव करा था। और हाँ सर बस सही बताऊं आपको, तो भाई साहब कई फिनोमेना लाइट के ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं कि पता, मतलब जो हमें पता है जो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते वेव से। अच्छा जो हम वेव से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपकी लाइट पार्टिकल हो। अच्छा जब लाइट कैसी हो तो लाइट बहुत लंबी है, बहुत बड़ी, और वास्तविकता में क्या किसी को नहीं पता। तो हम ये पाएंगे कि दुनिया में कहां से कहानी शुरुआत हुई। अच्छा सर दुनिया में कहानी कहां से शुरुआत हुई और किसने क्या क्या कहा, बहुत बेसिक बेसिक सा। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या मानते हैं, उस मान्यता को हमें कैसे समझना चाहिए। तो लाइट क्या है सही बताऊं तो भगवान ने अभी तक ज्योति को नहीं सुलझाया, पर फिर भी जैसा उसका व्यवहार क्या होता है हम उसको वो मानकर पढ़ लेते हैं। हमने पाया कि भैया लाइट पता नहीं कैसे बिहेव करती है, तो समझते हैं। तो अलग साइंटिस्ट आए, उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा। बता देता हूं, हालांकि हमें उस मान्यता से मतलब है जो अभी करंट में मान रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, तो बेसिकली मैं चालू करें ड्यूअल नेचर। बेसिकली आप डाल सकते हो ड्यूअल नेचर चर्चा और लाइट। ओ सही बताऊं तो सबसे पहले न्यूटन साहब तो पूरे थे। न्यूटन साहब आए भाई साहब, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अच्छा न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहती थी कि भैया लाइट इज अ पार्टिकल। ओ बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बढ़िया। सर न्यूटन साहब ने बोला कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी जो कहती थी लाइट पार्टिकल, उसके बारे में बता भी दूंगा। ओ न्यूटन साहब ने बोला कि भैया लाइट क्या है। लाइट भाइयों और बहनों कि उन्होंने बोला लाइट भैया जो है एक पार्टिकल, ठीक है कॉर्पस्क्यूल। वो बेसिकली पार्टिकल को बोलते थे कॉर्पस्क्यूल्स। क्या बोलते थे? कॉर्पस्क्यूल्स को बोला करते थे। लिखा जाए परेशान करो। अच्छा भाई उनकी बात मैंने मान ली, ठीक है न्यूटन साहब कह रहे हैं, बड़े साइंटिस्ट हमने मान ली। ओ भाई साहब कुछ दिन बाद हाइजेंस साहब, कैसे हाइजेंस प्रिंसिपल। अरे हां ऐसा थोड़ी दिन बाद है वो 1678 मेरे साथ ये सही लिखे हुए, ये मुझे याद नहीं, ठीक है ध्यान समझो उसको। तो भाई हाइजेंस थ्योरी जो बोली गई 1678 में, उन्होंने बोला भाई साहब लाइट इज अ वेव, उन्होंने प्रूव करा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस ये वो। अरे हां हाइजेंस साहब ने लाइट इज अ वेव, पर क्योंकि न्यूटन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हाइजेंस साहब की बात को नकार दिया गया। बोला तुम नहीं यार। तो आप समझ लो कि 1600-1700 शताब्दी में यही माना जाता था कि भाई लाइट जो है, मैक्सिमम साइंटिस्ट मानते थे कि लाइट जो है पार्टिकल है। ठीक भाई हाइजेंस साहब ने बोला था भाई ये लाइट जो है एक वेव है। ठीक भाई अच्छी बात। फिर भाई साहब एक मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, जो यहां से मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सबसे आखिरी में पढ़ा था। अरे हां सर उन्होंने पूरी थ्योरी दी और इसी बात पर बेस थी कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओ जब दुनिया में दो बड़े साइंटिस्ट ये कहने लगे कि हाइजेंस और मैक्सवेल दोनों बड़े थे, पर उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट करा किसके साथ? न्यूटन साहब के साथ। ऐसी कहानी आपको छोटी करके अच्छे से दोस्त बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे। ओके सर बात तो सर आपकी सही है। तो उन्होंने कहा मैक्सवेल साहब ने लाइट इज अ वेव, यानी हाइजेंस साहब ने भी क्या कहा लाइट इज अ वेव। ओके पर इनकी बात थोड़ी कम मानी गई क्योंकि अपने न्यूटन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ऐसे ही मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा कि लाइट अगेन इज अ वेव। ओके सर चलो भाई अब दुनिया ने मानने लगा, ऐसा 1861 के बाद दुनिया मानने लगी लाइट वेव है, लाइट वेव है। ओ फिर 1900 में एक और साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है, ये ब्लैक बॉडी एडिशन में बेस्ड होती है, तो उससे थ्योरी से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने प्रूव करके बताया कि भाई लाइट इज अ पार्टिकल। और भाई दुनिया फिर कंफ्यूज हो गई। ध्यान से देखो तो 1900 तक आते आते दो बड़े साइंटिस्ट कह रहे थे कि लाइट पार्टिकल है और दो बड़े साइंटिस्ट कह रहे थे कि लाइट वेव है। दुनिया में तलवारें हो गई, बलवार हो गया। मैं कर रहा हूं भाई साहब लड़ने लगे सारे साइंटिस्ट, पता नहीं ये वेव ये लाइट ये वेव ये पार्टिकल ये वेव ये पार्टिकल। इन सब की लड़ाई देखकर एक भगवान रूपी आदमी आया, डी ब्रोगली साहब, और 1924 में उन्होंने कहा कि आप सही हो आप भी सही हो, लड़ो मत। उन्होंने बोला कि लाइट दोनों है। ओ उन्होंने कहा लाइट दोनों है, उसकी ड्यूअल नेचर है, वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। जैसे समझना चाहो वैसे समझ लो। ओह कितनी बढ़िया देखो मिल रहते हैं दुनिया में लोग। उन्होंने क्या बोला अपना धीरे धीरे आएंगे, पहले साइंटिस्ट जो बोला उस पर देखते हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है इतना सारी तो बहुत है क्योंकि देखो फाइनली डी ब्रोगली आपको जैसे मतलब कि अपन उसको मान रहे हैं, और तो मैंने थ्योरी और आ रही थोड़ी पर वो कितने वेरीफाई नहीं होती, दुनिया उसको वर्ल्ड एक्सेप्ट भी कर लेती है, उसे पढ़ने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए इसी बात पर करते हैं। एक नई थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी वाला ये कभी सुना होगा आपने, इसको रिसर्च सुना तो इसमें नहीं पूछना, अपने कोर्स का यही पार्ट है, उसको पढ़ना चाहिए समझना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। रिसर्च की तरफ जा रहे हैं अभी पीएचडी करने के लिए नहीं आए हैं। और हां सर ये कह रहा हूं ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर एक पॉइंट एक सेंटेंस से आप पीएचडी कर सकते हो। तो मैं
आपको सदैव शब्दों में आपके काम के शब्दों में जिससे आप सेक्शन के पास जाएं, टॉप रैंक के पास जाएं, उसकी अपन बात करेंगे। तो भैया दुनिया लड़ाई अपन ने टी ब्रोगली साहब ने खत्म करी, जैसे बोलो उतार लो फिर तो सबके बारे में समझेंगे। हालांकि अपने को मेनली पढ़ना कौन है, टी ब्रोगली, तो वो भी छोटा सा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चर्चा की लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, याद है कि भूल गए हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, घबराने की डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके ये कटबाई नहीं ठीक है वाला सर, ये बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर, लो भैया न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि उन्होंने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स, उन्होंने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स, तो याद नहीं मैं एग्जाम में बता दिया ना, उन्होंने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी इलास्टिक पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स, these particles travel with the speed of light, light shows particle nature। इन्होंने ये बात बोली, इनके कुछ प्रूफ थे इस बात के, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को समझने का प्रयास करा। इनकी थ्योरी ये थी, क्योंकि पूरी सही नहीं थी, इसे बस दिखो क्यों कहा, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या कहा उस बात को हमें याद रखना चाहिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बात याद होनी चाहिए, न्यूटन साहब ने, लेकिन याद होगा फाइनल बात है, स्पेशल पास करते हैं। न्यूटन साहब ने बोला था, इन्होंने किसको सपोर्ट करा, पार्टिकल नेचर को, उतारो फटाफट। हां कोई पूरा प्रोग्राम लाइट ट्रैवल करता है और ये पार्टिकल इलास्टिक पार्टिकल जिनको उन्होंने कॉर्पस्क्यूल्स बोला, उन्होंने बोला लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर, अरे पढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सुनो रे भाई, मजा आ रे भाई। ओके न्यूटन साहब की बात अच्छी लगी, बढ़िया लगी, सुंदर लगी, मजा आ गया, ठीक है, अच्छा लगा। अब क्या करें, आइजन्स थ्योरी, आइजन्स आप जानते हैं, आइजन्स प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हो, इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आइजन्स प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, आइजन्स थ्योरी सपोर्टेड द वेव नेचर ऑफ लाइट, दिस थ्योरी प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। याद करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अपन ने वेव फ्रंट से प्रूव करके बता दिए थे, और वो वेव में ही तो थे, तभी तो वो वेव फ्रंट थे। ओके हां, तो लिखो आइजन्स थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, सपोर्ट्स वेव नेचर, हम पढ़ चुके हैं, सपोर्ट्स नोट बना अच्छे से, वेव नेचर। ओके सर, बात तो बिल्कुल सही है सर, बोल क्लियर। मिड ऑफ 16 में आए थे, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। लेकिन एक बार मैंने प्रूव करा था, आपको याद है, पूरा प्रूव मैंने कराया, करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया, पढ़ चुके हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ो तो दिखाया जाए। मैसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन्होंने बोला था कोई भी चार्ज पार्टिकल जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है और लाइट उसी का हिस्सा है, क्योंकि कई बार चार्ज पार्टिकल लाइट भी छोड़ते हैं। तो मैसेज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड शोज वेव नेचर। ओह इसके विषय पे तो हमने सब कुछ कहा, बोलो यस और नो, ये भी हम कुछ बात पढ़ चुके हैं। इन्होंने किसको सपोर्ट करा, सपोर्टेड सपोर्टेड वेव नेचर। ओह माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, बहुत जोरदार, मजेदार। उतार चलो भाई, पढ़ते चलो भाई, देखो रे भाई, चल रहा सर, बहुत बढ़िया सर। लो भाई आगे देखो, उसके बाद कौन आ गया, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बात बोला लाइट इज नॉट अ वेव बट पार्टिकल, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वाज प्रूव्ड बाय द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसमें ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखो। सपोर्ट पार्टिकल नेचर, हमारे उसका बहुत पार्ट नहीं है, इसकी तरफ पार्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइट इज मेड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ चंक ऑफ एनर्जी। इन्होंने शब्द का प्रयोग कर लिया था फोटॉन्स, किसने, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, कि भैया लाइट को ना नाम दे दिया, उन्होंने बोला कि ये ना पार्टिकल्स के प्रयोग कर रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक एक्सपेरिमेंट करा, नॉट ऑफ योर पार्ट, कुछ नहीं उसमें घुसना है, उसे बता दो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मैक्स क्वांटम थ्योरी बेस्ड ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये बहुत लेना करनी है। उन्होंने ये बोला कि वैसे लाइट जो है ना, बड़ा एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा, ऐसा समझो कि लाइट जो है ना पार्टिकल्स की बनी है, जिसको नाम दिया फोटॉन्स, ये हम अभी भी मानते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स, जो चंक ऑफ एनर्जी, एनर्जी लिखा है, बोलिए तो चंक ऑफ एनर्जी का मतलब है जिनमें पैकेट्स के रूप में एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी। ओह तो एनर्जी पैकेट छोटे छोटे, ऐसे आपको बहुत सारा पानी बनाया, छोटे छोटे बलून बना लिए, पानी में रख के, ओह पत्थर बलून बना लिए, तो कैसा पैकेट हो गए, अगर मुझे पानी देना हो तो बलून देना। अरे हां सर, ऐसा बात आप समझो, मतलब एनर्जी ऐसी है, मतलब एनर्जी ऐसी है, घबराने की, शर्माने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर, अरे पक्का बात समझ आ रही है, अच्छा लगा सर, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। वाह, अब क्या करें, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलो रे भाई, देखो रे भाई, वाह रे भाई, हां ये हो गया, ये हो गया। ओहो तो उन्होंने बोला मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन, उन्होंने सारी बातें बोल दी थी, क्या बोल दी थी, फोटॉन की एनर्जी एच होती है, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट अभी। अरे हां उन्होंने क्या बोला, E इक्वल टू एच, एफ बोल सकते हैं, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ओहो ये बोल दिया था इन्होंने, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने बोला कि या तो आप एक फोटॉन भेजोगे तो एनर्जी, बात तो साहब बिल्कुल सही है। क्या दो मेरे को एक बार एचएफ तो एचएफ ताकि एनर्जी आ सकती है, ताकि एचएफ होगी, एनर्जी होगी, एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट की एनर्जी आप जानते हो, बड़ी होगी 6.623 × 10⁻³ 10⁻34 रट लो, हालांकि तो पढ़ चुके, मैं जानता हूं, देख लो। उन्होंने बोला, क्यों उन्होंने बोला मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उन्होंने बोला एनर्जी इज क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब पैकेट्स। ओहो इतनी डिटेल में न्यूटन सामने बात नहीं करी, उन्होंने थोड़ी और आगे जाके करी। भाई किसी ने पूछा कि जो पैकेट है एनर्जी के, उनकी क्या एनर्जी, उन्होंने बोला उसकी एनर्जी एचएफ। क्या बोला, एचएफ। ओहो तो ने लाइट की काफी हद तक एक अच्छी बात को प्रेडिक्ट कर लिया था, मैं आपको सही बताऊं, बिल्कुल सही बात। ओहो अब ये देखो तुम्हारे जगह समझ लीजिए, ये E बराबर एचएफ है क्या, ऐसा समझो, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एक पैकेट की एनर्जी, यानी कि एक पैकेट की एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है कि भैया सोच के देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर अपन देखें वैक्यूम में तो प्योर, ओहो इधर इधर जाते हो तो लगना पड़ता है, पर फ्रीक्वेंसी घटती है। बताओ किसके पैकेट में, एक पैकेट में एनर्जी ज्यादा होगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बोलो किसके एक पैकेट में एनर्जी ज्यादा होगी, किसके एक फोटोन में एनर्जी ज्यादा होगी, बोलो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, वायलेट की, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, रेड की। और हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, ये बहुत छोटी वैल्यू थी, देखो कैसे, ध्यान दो, ध्यान दो, वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ वन पैकेट इज स्मॉल। आप सोच रहे हो फ्रीक्वेंसी यहां पे अच्छा कर दिया, वो आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10⁻34 होता है। अरे हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही, ये बात तक मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है, पर फिर भी दुनिया इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि इनसे हाइजेंस आप खड़े होंगे साहब, तो ठीक है, मैं तो एक्सपेरिमेंट करके बताया, तो सही कर रहे हैं, पर दूसरे साइड खड़े होंगे हाइजेंस साहब खड़े होंगे, भाई साहब हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करके बताओ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करके बताओ, बताओ, तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन नहीं, इन्होंने जो बातें बोली ना फोटो बनाकर, ये सही सिद्ध होती है जब लाइट को पार्टिकल नेचर की तरह ट्रीट करा जाता है। और हां सर मैं फिर कह रहा हूं, आपको चैप्टर में आपके मन में कई ऐसे सवाल आ सकते हैं जो हो सकता है जिसका आंसर आपके कोर्स में ना हो, या हो सकता है जिसका आंसर दुनिया के पास हो आपके कोर्स में ना हो, पर ऐसा भी हो सकता है जिसका आंसर हो ही ना। और हां क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें भी
सिद्ध करनी बाकी है या ढूंढना बाकी है। ओके सर, हो सकता है तुम बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाओ, तुम एक नई थ्योरी लेके आओ जो वेव भी नहीं हो, पार्टिकल भी नहीं हो, कुछ और स्ट्रिंग टाइप थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी चल रही है आपके नहीं? अच्छा, हो सकता है वो खैर वाला की बात। अभी जो बात है, जो कहानी में दम है, वो आपको याद होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है। जब एक्स क्वांटम थ्योरी आई थी उसके बाद दो साइंटिस्ट कह रहे थे वेव है, दो साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये पार्टिकल है, फिर भला मनुष्य आया, भगवान के रूप के समान आदमी आया, डी ब्रोगली साहब, और उन्होंने कहा लड़ो मत, ये दोनों है, प्रूव दैट ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तुम जानते हो क्या बोला, मैं समझाता हूं, इधर कंफ्यूज मत करो, समझो। इन्होंने बोला डी ब्रोगली, एक एक लिखते हैं, डी ब्रोगली सपोर्ट्स ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तुम ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने, कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कैरीज both momentum and energy. Light is made up of particles carries both momentum and energy. तो ध्यान सुनना, इन्होंने बोला कि ये पार्टिकल और वेव दोनों सपोर्टेड बोथ, पर आपकी डेफिनेशन में नीचे लिख रही है, उसमें तो पार्टिकल की बात हो रही है। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कैरीज बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी। अब उन्होंने क्या बोला कि जो पार्टिकल मोमेंटम है ना, वो है h by lambda, और एनर्जी उन्होंने वही बोली जो मैक्सवेल साहब ने बोली, hf। ओहो, ये ई क्या है? एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, पार्टिकल जिसको आप बाद में फोटोन बोलोगे, और ये क्या है? मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। ये ध्यान सुनना, अब इसमें पार्टिकल की बात हो रही है, और तो खूबसूरती देख, लैम्डा और एफ आ गया। लैम्डा और एफ किसकी प्रॉपर्टी होती है? अरे हाँ, तो लैम्डा और एफ तो भाई, लैम्डा और एफ तो भाई वेव की प्रॉपर्टी है। अरे हाँ, सोचो, उन्होंने वेव को, उन्होंने लाइट को पार्टिकल बोला, उसका मोमेंटम जो लिखा, उसमें वेव मान के लिख दिया। अरे हाँ सर, ध्यान दो, मोमेंटम लिखते वक्त ये कंसीडर्ड एज अ वेव, दैट्स व्हाई ही हैज इंट्रोड्यूस्ड लैम्डा। ओहो, वेवलेंथ ऑफ लाइट। सोच रहे हो कितनी खूबसूरती के साथ पार्टिकल टी, किसका मोमेंटम है? पार्टिकल का। अरे वो जो फॉर्मूला है लैम्डा, उसमें तो वेव नेचर मान के लिख रहे। अरे हाँ सर, एफ ध्यान सोचो, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, अगेन वेव नेचर सपोर्ट करती है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर है क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, क्यों खूबसूरती देखो, आपने उसका फॉर्मूला ध्यान ही नहीं हो, क्यों बोल रहे हो? बात कर रहा पार्टिकल, और जब पार्टिकल मोमेंटम और एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा है, तो मैं दोनों में वेव नेचर सपोर्ट कर दे रहा है, h by lambda और hf। h क्या है? वो 6.62 × 10⁻²⁴ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की बात को माना, पर कुछ मिला लिया, एक मोमेंटम और जोड़ लिया, h by lambda। ओहो, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मजेदार कह रहे हो। सोच के कोई भी वेव जब होती है तो उसमें लिखते हैं v = f lambda, अगर अपन बात करें तो c = f lambda। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ओहो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही। पहले फील करो कि डी ब्रोगली साहब ने कैसे दोनों नेचर का समावेश एक साथ कर दिया। इन्होंने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स whose momentum is h by lambda, whose momentum is h by lambda, and whose energy of one photon is f is what? Frequency of source. Frequency can be written as c by lambda। तो क्या आप एनर्जी की को ऐसे भी लिख सकते हो, hc by lambda। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और ये कहानी समझ आ गई क्या? मैं जानता हूं तुमने कहानी पहले भी सुनी होगी। फील करो, उसने कितनी बड़ी बात बोली है। ये एक स्लाइड पता नहीं कितने वर्षों की होगी, कितने लोगों की, 200-300 साल लग गए हमें इस जगह तक पहुंचने। सोचो 1600 में आए थे सबसे पहले, 2000 चल रहा है, 400 साल के आसपास। अरे हाँ सर, ये कोई बहुत आसान जर्नी नहीं थी, जितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। जितना उसके बाद सुनकर चल रहा है, हाँ यार ये हल्की चीज नहीं है। ज्यादा परेशानी ना, ज्यादा फॉर्मूले से मतलब होगा, ज्यादा परेशान हो गए तो दिक्कत नहीं आएगी, वो भावुक हो गए। 400 साल की चीज मुझे कैसे इतनी सी देर में समझ आ सकती है? छोड़ो, पढ़ के क्या मिलने वाला है, ऐसे नहीं सोचना, यही तो खूबसूरती। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें? करते चलें, बढ़ते चलें। देखो भाई, वाह रे भाई, ये बात जो मैंने बोला वो लिखा है, देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये वो इक्वल टू c the proportion of speed of light, lambda प्लस कांस्टेंट। ठीक है, वो जानते हैं फोटोस पार्टिकल नाम के लिए क्या फोटोस उतार लो, ये वो सब लिखा हुआ है। रामा, ये थे डी ब्रोगली साहब। ओहो, इसी हाइपोथेसिस को मानकर अपन अपनी कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्लैरिटी लाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं, हम क्या मानते हैं? लाइट को क्या मानते हैं? वेव की पार्टिकल ड्यूअल हम मानते हैं, ये दोनों हैं, ऐसे रिलेटेड है। सही बताओ तो जो जहां लग जाता है वो मान लेते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाकी एक्सप्लेन होगा पार्टिकल नेचर से, बाय सब इंटरफेरेंस। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन किससे होगा भैया? वेव से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किससे एक्सप्लेन होता था ब्लैंक्स में भैया? वो पार्टिकल से होता था। अच्छा, अभी आप प्रेशर पढ़ोगे, वो एक्सप्लेन होगा किससे? अभी देखना तो पता पड़ेगा किससे एक्सप्लेन। अच्छा, क्या कोई बात नहीं, बताओ जो मैं बोला चमका। अरे सोच लो, अब तुम्हारे इन फॉर्मूले पे सवाल आ जाते हैं, और सिंपल होते हैं, सिंपल होते हैं। एक कैसे सवाल करना, सिंपल बात है, वेव है, इतनी जब जानते हो तो वाइट लाइट की जनरली आती है, वाइट लाइट की 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम मान लो, जो भी मान लो, क्या मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दुखी ये अपने से लाइट के लिए पड़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसे मान सकते हैं? ये लाइट तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है ना। अरे हां, तो सोचो किसी वेव कितने वेवलेंथ पता है तो तुम्हें उसका मोमेंटम पता है, और तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है तो तुम्हें उसका एनर्जी ऑफ वन फोटोन पता है। सारी नहीं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब तो एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होगी? कितने फोटोन? अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त। बोलो भैया। ओके, तो देखो इस बेसिक बात समझ में आ जाओ। ओहो, तो हम समझ गए कि h h 6.26 जो भी मान रहा हूं, h के लिए ये TVS क्या है वो अभी मैं तुम्हें समझा दूंगा क्या मतलब है, ध्यान समझना। तो डेरिवेशन ज्यादा समझ में आ जाएगा। रुक जाओ, ये वेव अपनी जिसको अपन उससे रिप्लेस कर रहे हैं मोमेंटम से, और अपन लिखा है hc by lambda। एनर्जी कितनी? h के लिए देखो तो 6.6 अंदाजा ले लिया हूं, into 10 to the power -34 into c 3 to 10 to the power 8 by lambda। अगर तुम ध्यान से देखो तो लैम्डा को अगर तुम रखो मीटर में तो ये आंसर आएगा जूल। तो यस और नो? अरे हां सर, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो 10 to the power -34 है ना। अब 10 to the power -34 तो ये कितना हो गया? 6.62 into 10 to the power -26 into 3 by lambda in meter। अब तुम बहुत ध्यान से सोचो तो जनरली हमारी वेवलेंथ जो हमें सवाल में गिवन होती है, बताओ किसमें होती है? बताओ किसमें होती है जनरली हमारी वेवलेंथ? अब जनरल बेसिकली सवाल में जानता हूं आप लोग कर लोगे, पर कैलकुलेशन करने की बात कर रहे हैं। जनरली जो आपकी वेवलेंथ गिवन होगी, जनरली हमारी वेवलेंथ गिवन होगी, जनरली हमारी वेवलेंथ गिवन होगी एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में। आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। अच्छा एक बात, ये जनरली ऐसे गिवन होती है नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में, ऐसे ही वेवलेंथ गिवन होती है जनरली। लाइट की बात कर रहे थे, लाइट तो
हाँ सर बहुत छोटी होती है, इसलिए हम ऐसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो जनरली एक्सेप्टेबल है। अब ऐसे आप समझो, ये जो देखो 10 to the minus 26 चल रहा है, और सोचो लैम्डा मैं तो यहाँ किसी में भी रख दोगे 10 to the minus 10 रख ली दोगे, मैं तो 5000 एक्स्ट्रा रख दो यहाँ पे 5000 एक्स्ट्रा रख दो 5 10 to the minus 7, ये -7 नीचे कट भी जाएगा, तब भी जूल बहुत छोटा आएगा। सोच के देख 10 to the minus 19, 10 to the minus 20, सोच के देख आपकी जो लाइट की जनरली अगर आप सोचो तो जो आपकी लाइट की वेवलेंथ होती है वो 3600 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में मान लीजिए है, तो 5000 अगर एवरेज ऐसे पकड़ लें तो 5000 अगर यहाँ रखूं तो 5000 10 to the minus 10, तो देख 500 10 to the minus 7, तो देख -7 नीचे ऊपर 10 to the minus 26, 10 to the minus 19, क्या यानी कि जिस लाइट की मैं बात कर रहा हूं अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारी लाइट की एक फोटोन की एनर्जी डेटा कह रहा है, डेटा क्यों ऐसा समझ में आना कह रहा है कि हमारी, ध्यान से सुनना, हमारी लाइट के एक फोटोन की एनर्जी बहुत छोटी होती है। अभी 10 to the minus 19 10 to the minus 20 लेकर परेशान हो जाएंगे, तो एनर्जी ऐसी यूनिट में जाना चाहिए जो छोटी हो। अरे हाँ, एनर्जी की ऐसी यूनिट में जाना चाहिए जो छोटी हो। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, बोलो क्लियर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। अब सुनता चल बढ़ता चल, मजा आएगा भाई साहब। अच्छा याद करो तो छोटी यूनिट ऑफ एनर्जी, याद करो छोटी यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? छोटी यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, माइक्रो जूल। हेलो, ये तो और बड़ी हो गई। ओ छोटी यूनिट एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब होता है? पहले मैंने कभी नहीं बोला, तो इसमें बोला है, फिर मैं दोबारा बोला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सुन लो, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करो, क्या करो? एक्सेलरेट करो, तो जो एनर्जी आएगी वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो भाई एनर्जी की एक और छोटी यूनिट है जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अच्छा, क्यों डिफाइन करा? क्योंकि मैक्सिमम जो आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं लोग, मतलब माइन्यूट लेवल पर, उनमें जब इलेक्ट्रॉन यूज लेते हैं उसको एक्सेलरेट करने याद है? अपने बहुत सारे ट्यूब में करा था। अरे हां सर, याद है मुझे, याद कर एक्सेलरेट करते थे बहुत सारी। अच्छा, अरे हां, हालांकि मॉडल में हो जाता है समझ। तो मैं 1 वोल्ट मतलब तो ऐसा समझ कि अगर मैं ऐसा समझो कि ये और ये 2 प्लेट है, ऐसा समझो आप बिल्कुल, और यहाँ पर ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पर ऐसा समझो 0 वोल्ट है और यहाँ पे मान लो 1 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। समझना, मत करना, फील करना, पहले किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ दो, रिलीज्ड इस जगह से। ओह माय गॉड सर, आता है तो अच्छी बात है, यहाँ तो फील कर लो, करना छोटी बात सिखा रहा है मास्टर। ओह बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब सोचो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है? 0, पर इसकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ध्यान से देखो, तो E × 1। और यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो ध्यान से देखो इस जगह पे क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी, इधर भागेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? E × 1। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ? 1 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10 to the power minus 19 जूल। नहीं समझ ये काइनेटिक कितनी हुई? What do you mean by 1 electron volt? When a single electron is accelerated by 1 volt. याद करो, जब Q चार्ज को V वोल्ट एक्सेलरेट करते हैं तो उसमें एनर्जी आती है QV, तो यहाँ पे EV और V है 1, तो E × 1, तो 1.6 × 10 to the minus 19 जूल। देख छोटी एनर्जी। सोच 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना छोटा है? नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना छोटा है? ओह माय गॉड। अब समझो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हमारी वेवलेंथ लाइट की एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में गिवन होगी? हाँ सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर आप, शानदार, जानदार, जबरदस्त, हम सफर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? सुनो भाई, और ऐसे हमने देखा कि एनर्जी आएगी 1 फोटोन की। अरे hc/λ, क्या चीज? hc/λ, ये कैसे आएगी बराबर hc/λ? ये अपन समझ चुके। अच्छा, hs को लिख लिया, तो hc/λ में भैया बहुत छोटा सा आएगा। हां, बहुत छोटी एनर्जी आएगी, तो अपनी छोटी यूनिट पकड़ ली कितनी? 10 to the minus 19 में आ रहा था, अब यहाँ से इसमें 10 to the minus 19 में आ रहा था, पर कब? लैम्डा को फिर एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से सुनना, क्या करें? हां, बहुत जरूरत लग रहा है, तो बढ़िया ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसी एनर्जी आई तो मैं पढ़ने में अच्छा लगेगा। अरे हां, देख मैं एनर्जी ध्यान से देखो, तो देख मैं 6.62 से अंदाजा लगा रहा हूं, देख ध्यान से। हां, 6.62 × 3 × 10 to the power minus 26 जूल में है। लैम्डा को भी सोचो, अगर मैं 5000 एंगस्ट्रॉम रखूं, यानी लैम्डा को रखूं एंगस्ट्रॉम, तो क्या यहाँ पे 10 to the power minus 10 लिख देना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल लिख देना चाहिए। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात, बिल्कुल सही लग रहा है, सही लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर मैं लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रख दूं, इसमें रख दूं एंगस्ट्रॉम में, तो क्या यहाँ पे 10 to the minus 10 मल्टीप्लाई करना चाहिए? तभी तो मीटर यानी समझ, पर आंसर आ रहा है जूल में। अब सोचो क्या इस जूल को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? ध्यान से देखो, अगर ये है तो 1 जूल क्या बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 × 10 to the power minus 19 से। अरे हाँ सर, ठीक है। अरे हाँ, तो देखिए क्या लिख दिया ना, 6.62 × 10 to the power minus 26 बाई लैम्डा अगर रखो एंगस्ट्रॉम में, तो 10 to the minus 10 का 10 to the minus 16 कितना कर दिया? 10 to the minus 16। ओके सर, 10 to the minus 16 सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, तो 6.62 × 3, सॉरी 3 आएगा, × 3 का लिख देता हूं, × 3। अभी सब सॉल्व करूंगा, 10 to the minus 16। अच्छा, और 1 जूल को क्या लिख लूं? इसको लिख लूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट × 1.6 × 10 to the minus 19। ओह, 10 to the minus 19 10 to the minus 16 को मार दिया। अरे हाँ सर, तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें कहानी समझ आएगी। देखो मैं सही कर रहा हूं सब कुछ? हाँ देखो, मैं आपको बताता हूं। 6.62 × 3 = 19.86 डिवाइडेड बाय 1.6। ओह 124 12.4125। यार ध्यान से समझना, ये टाइम समझना ध्यान से। ये कहां लिखूं यहां लिखूं, देखो ई की वैल्यू आई 6.62 × 2 लिख दिया मैंने। देखो वैल्यू कितनी आई? 12.41 ऐसे बता रहा हूं, ऐसे देखो, × 10 to the power minus, सॉरी 10 to the power 3 अपॉन लैम्डा। अरे उघड ना ते दरवाजा। 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट। अरे हां सर, मुझे आ गया सर, बाद में एक्सपेरिमेंट लिखेंगे डायरेक्ट याद हो, क्योंकि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया होगा। अरे हां, मैं तो नैनोमीटर में दिया, तो 10 to the minus 9 आएगा। तो सो यहां पे नैनोमीटर लेते तो 10 to the minus 10 10 to the minus 9 आता, तो 10 to the minus 19 की जगह ये 10 to the minus 16 10 to the minus 16 होता, तो 10 तो क्या आता? यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं 12400 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हां, बात तो
आपकी बिल्कुल। ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, पर आते कहां से ये अपने को समझ में आना चाहिए। गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे गारंटी, अरे पक्की बात। हाँ सर, सही लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब क्या करें सर? चलो भाई, इस कहानी को अच्छे समझो। ये तुमने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, थोड़ी और फील करी। फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, क्यों एंग लैम्डा को एंग स्ट्रॉन्ग नंबर पे लाइट की रेंज ही वही, क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही जनरली पढ़ा जाता है, क्योंकि वरना झूल में 10 टू द पावर -19 10 टू द पावर -18 पढ़ते परेशान हो जाएंगे। तो भैया ऐसी डिराइव कर ली जो बढ़िया आंसर देगी 2 5 10। अरे हां, तो ध्यान दे, तेरी जो रेंज है, अगर अप्रोक्सीमेटली अपन ले लाइट को, तो 4000 से लेकर 6000 के बीच में, सॉरी 4000 से लेकर 8000 के बीच में। अरे हां सर, तो देख अगर अपन अप्रोक्सीमेशन मार्क करें तो क्या बता दूंगा, बेटा जो मैं बोला चमका। अरे हां, सही लग रहा है सर, उसे फील करोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा ऐसे फोटोन होते हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन की बात हो रही है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन की बात हो रही है। अच्छा सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार जबरदस्त, पक्की बात। क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन की बहुत चर्चा होती है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। उतारिए साहब, अरे उतारिए, के लाल में पीले में नीले, अरे सोच ले। हाँ सर, उतार लिया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब क्या करें सर? चलो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, मजा आ रे भाई। ओके, थोड़ी सी और कराता हूँ, देखो एकदम समझ गए, सब हो गया। ये तो अभी पढ़ लेंगे, गलत मतलब यही फील करता हूँ। उतार लिया, अरे उतार लिया। अब देखो वो जो पीछे लिखा अपने क्या लिखा फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ वन फोटोन का थोड़ी फील कराता हूँ। एनर्जी ऑफ वन फोटोन मैच करके इज 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोच लेगा मुझे लाइट होती है वो प्योर, अगर अपन अंदाजन चलें तो 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में अप्रोक्सीमेटली हो, अप्रॉक्स ऐसे डेटा समझ ले। सोचो तो सोचो 12400 में अगर तुम 4000 रखो, 1 2 1 2 बोलो क्लियर, तो ये कितना होगा, 4 3 जा 31 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाँ, अच्छा मैं तो कह रहा हूँ अगर आप 8000 ले लो, 8000 रख दो तो 12400 बाई 8000 एंगस्ट्रॉम 0000 यहाँ से 3.1 का, ठीक बोल रहा हूँ। अरे हाँ, 3.1 का आधा, यानी कि 3.1 से लेके 1.55। अरे हाँ, हमारी पूरी कहानी ना इसी में निपट जाती है, लाइट की। तो यही रास्ते थे हम 1.5 से 3 3.5 के बीच में। अभी कुछ और दूसरी लाइट के फोटोन गिरा दो, एक्सरे के, जिनकी एनर्जी ज्यादा हो तो ज्यादा लेके फॉर्मूला तो काम रहेगा ना। पर मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, देख ये एनर्जी फोटोन होते हैं और बढ़िया इलेक्ट्रॉन छोटी सी ले ली ताकि तो 1 2 3 मल्टीपल दिखाई दे तो अच्छा लगे। अरे हाँ सर, वो क्या बात समझ में आई? ऐसे अपन से मोमेंटम पे चर्चा करोगे तो दिखेगा h by लैम्डा, h की वैल्यू है 6.62 × 10⁻34। तुम ध्यान से देखो जो लैम्डा है वो क्या होता है, 4000 5000 एंगस्ट्रॉम भी आप ले लो, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 सोच के देखो, तो 10 तब भी बहुत छोटा आएगा, वेरी स्मॉल। तो एक फोटोन का मोमेंटम बहुत बड़ा नहीं होता, पर अगर आप उसको नॉर्मल यूनिट में देखोगे तो काफी छोटा आएगा, देख के देखो। अरे हाँ सर, तो प्रैक्टिकल डेटा से थोड़े बहुत रूबरू होने चाहिए, तभी अपने को बात समझ में आएगी। हाँ सर, बोल सकेगा? अरे सोच लो, ये कहानी समझ लो, उतार लो, फील है ये, फील ऑफ डेटा फॉर लाइट। फिर मैं कह रहा हूँ क्या ये फॉर्मूले सिर्फ लाइट के लिए नहीं, क्या यह फॉर्मूले सिर्फ लाइट के लिए, सिर्फ लाइट के लिए वैलिड हैं? आंसर क्वेश्चन अगर आपके मन में ये है तो इसका आंसर है नहीं, यह पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है। लाइट तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, पर हाँ हम लाइट से चर्चा चालू कर रहे हैं, इसलिए अपने को बात समझ में आनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, मजा भी आया सर। अरे अब क्या करें सर? कुछ मत करो, पढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, आगे बढ़िए मास्टर, बढ़िया बढ़िया सर। बात तो आपकी सही है, बढ़िया है, शानदार है। तो बेसिकली अपने इसे रेस करते ध्यान से, लाइट एसोसिएटेड विद, ध्यान से समझा समझ में आएगा, एनर्जी, पावर, पावर याद है? हाँ, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। देख ये तो भी हमने बात करी, एनर्जी में 2 हिस्से, टोटल एनर्जी, कंफ्यूज मत हो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये अलग अलग बात है भाई साहब, इस पे चर्चा करी जाएगी अपनी डिटेल में। वेवलेंथ आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, ये बातें सब जानते हो, थोड़ा सा एक बार फील करने की बात कही जा रही है। ये देखो अपनी वेवलेंथ है, अपनी स्पीड ऑफ लाइट है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी सोर्स की है। भाई हाँ, इंटेंसिटी याद करो, इंटेंसिटी नथिंग बट पावर अपॉन एरिया। ये क्या है? पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। अरे हाँ, मैं बता इंटेंसिटी किससे रिलेट करेगी, ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, बहुत समझ में आई, मान लीजिए ये ऐसे है यहाँ पे, ठीक, सोचो देखो इसका एरिया ए है, ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें बेसिक सी बात, अभी आगे आएगा वैसे एरिया ए। मान लो यहाँ पे लाइट गिर रही है, कंफ्यूज मत हो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे लाइट गिर रही है जिसमें इंटेंसिटी आई है, इंटेंसिटी, लाइट विद इंटेंसिटी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? आई फील इंटेंसिटी आई है, मान तो पावर कितनी हुई, ध्यान से समझो, पावर हुई, ये इंटेंसिटी हुई, पावर हुई आई इंटू ए। अरे हाँ सर, टोटल एनर्जी कितनी गिर रही है? एनर्जी गिर रही है टी टाइम में, आई इंटू ए इंटू टी टाइम। अरे हाँ, आई ए टी इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, टोटल एनर्जी। अगर आप एनर्जी ऑफ वन फोटोन की बात करो तो वो कहलाएगा hc बाई लैम्डा। ज्योग्राफिकल टर्म्स में लिखो तो डायरेक्ट hf। मैं ऐसे नोट करता हूं, न्यूज़ नोट करता हूं, मैं क्या कभी मैं इसलिए मतलब वो जल्दी किताबों में आपको ऐसा नोटेशन मिलेगा, सच्चाई है, पर इसे थोड़ा सा वर्ड मैं नोट्स में इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि जब कई बार ना आप वी लिखते हो वोल्ट का तो क्या होता है, नोट्स में कंफ्यूज होता है, वी और एफ, मतलब सॉरी वी इस वाले वी और उस वाले वी से जो राइटिंग एनर्जी भी आती है, कंफ्यूज होता है, इसलिए ऐसे लिखते हैं। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अगर आप खुद सोचो कि अगर मैं आपसे बोलूं टोटल एनर्जी आई है ये एनर्जी टी टाइम, तो सोच के देखो एक फोटोन की एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर सोचो व्हाट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड, तो सोच के देखो एक सेकंड में एनर्जी कितनी गिरी, आई है, अच्छा, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी, एचएफ, तो डिवाइड कर दो एचएफ। मान लो 100 जूल एनर्जी गिरी, एक फोटोन की एनर्जी थी 1 जूल, तो 100 गिरे, देख ये लिखा है आई ए एचएफ लिख सकते हैं, hc बाई लैम्डा, ये रिलेट करते समझ में आएगा। अरे हाँ, क्या टोटल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे समझो, टोटल पावर तो आप क्या लिख सकते हो, या ऐसे समझो, वैसे समझो, टोटल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन।
धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है इसलिए, और टफ नहीं होता जबकि वो कहती है टर्म सुन के थोड़ी बहुत यूनिट देखो कंफ्यूज होता है। इस कहानी समझो पूरा जो चार्ट बना हुआ है ना कि हाँ मुझे सारी बातें समझ में आती है। ये सब चीजों के आगे पीछे आजू बाजू को नाचना पड़ेगा। अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है तो नाचना पड़ेगा। अगर नाचना पड़ेगा तो आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, वाह वाह सर, मजा आया सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, देखो रे भाई, वाह। लो भाई साहब, हो गया, लाइट इज एसोसिएटेड विद, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, उतारो इसका, थोड़ा समझो कि क्या हो रहा है। तो इन सब पैरामीटर से आपको नाचना पड़ेगा। फॉर्मूला पढ़ लिया 1 2 4 0 क्यों वो सब आपको पता है, फील करो क्यों ऐसा कर रहा था, क्यों ऐसे यूनिट्स में कन्वर्जन करे, क्योंकि जनरल जो डेटा लेते हैं उसके हिसाब से उसको लिया गया, क्यों अपने एनर्जी छोटी यूनिट ली, हमें समझ में आना चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, लोग उतार लिया। अरे सोच लो, अब बेसिकली हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो जिस लाइट को हमने माना फोटॉन्स, उसमें थोड़ी सी चर्चा कर लो कि फोटॉन्स को पार्टिकल बोला, पार्टिकल बोला तो पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसकी कितनी स्पीड है, मोमेंटम आप लिखी, एनर्जी आप लिखी, उसकी स्पीड कितनी, उसका मास कितना है। अच्छा हाँ, ध्यान से आजा, देखो कंफ्यूज नहीं, आ जाइए इधर देख। फोटॉन्स, तो अगर बेसिक प्रॉपर्टी फोटॉन्स की जो लिखी आ रही है याद रखिए, फोटॉन का रेस्ट मास कितना है, 0। फोटॉन्स का रेस्ट मास यानी कि फोटॉन रुके, लाइट रुके तो उसका मास कितना है, 0। उसकी स्पीड कितनी है, उसका चार्ज कितना है, न्यूट्रल, उसका मोमेंटम कितना है, ये उसकी ये कितना, याद रखना ये। एक और बात, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोला, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स। मान लो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में किसी समय पर 1 लाख फोटॉन है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में हर समय 1 लाख फोटॉन हो, कुछ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ ऑब्जर्व हो सकते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जो लिखा हुआ है वो याद होना चाहिए, मैंने नहीं बनाया है, साइंटिस्टों ने वेरीफाई करके कहा, आपको याद रखना है, याद रखना है। क्या जो आप फोटॉन पढ़ते हो उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, उसका रेस्ट मास 0 है, और यहाँ उसका मोमेंटम h by लैम्डा, उसकी एनर्जी h by लैम्डा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्वेशन नामक कोई चीज, ध्यान से सुनना, एनर्जी कंजर्वेशन अलग बात, लेकिन मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्वेशन, इसमें हमारी आइसोलेटेड सिस्टम में मैं भी रह रहा हूं, इसमें 1 लाख फोटॉन। अच्छा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो 1 लाख ही रहेंगे, हो सकता है हार्मोन एब्जॉर्ब हो जाए, चार्ज एब्जॉर्ब दूर निकल आए, उसी सेम एनर्जी हो सकता है, ऐसा होता है कनेक्शन, सॉरी इसमें रेडिएशन में। अरे हां, तो उसने क्या बोला कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स का कंजर्वेशन नामक कोई चीज नहीं होती, दिमाग में रखना है, और सारी बात याद रखनी, प्रॉपर्टी है, याद रखनी। तो साइंटिस्ट ने बोली हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हां सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई। अच्छा सर, सही लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, ठीक 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 ठीक, लुटा लिया, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेशन जो वर्क सब कर चुके हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब कर चुके हो, ये फॉर्मूला 12400 बाय एंगस्ट्रॉम, 12400 नैनोमीटर बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कहानी हम सारी कर चुके हैं, डरने की, घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और फील के साथ करिए, सब गड़बड़ नहीं करिए, सब क्लियर। अरे सोच लो, तो आ जाओ भाई, अपन छोटी-छोटी बेसिक बातों की तरफ चलते हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल ध्यान से। पहले मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, अगर आपके पास इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए, कैसे एग्जांपल ध्यान से समझो, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या आप ऐसे सवाल कर सकते हो? छोटे-छोटे सवाल नहीं आ सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता 12400। अच्छा, ये ऐसा सवाल आ जाए कि किसी ऐसा मैंने सवाल पूछा, सुनो ध्यान सुनो, एक लाइट है, जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, बस मेरे को कंफ्यूजन तो आता नहीं आता। मान लीजिए लाइट है, ये लेते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक, मान ली बात, जिस एरिया पे गिर रही है वो 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक, पक्की बात, अच्छी बात, 4000 एंगस्ट्रॉम। मैं आपसे बोलूं कि ऐसे 10 to the power 6 photons falls in 1 second, find intensity। तुम्हें नहीं आया, फाइंड इंटेंसिटी, बताओ। किसी सरफेस है जो 2 मीटर स्क्वायर है, वहां पर जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, वहां पे बोला 10 to the power 6 फोटॉन गिरते हैं 1 सेकंड में, तो बताओ उसकी इंटेंसिटी क्या है? बता सकते हो तुम लोग? जो मैंने सिखाया है, बेसिक से सवाल आपको फॉर्मूला रटकर आने चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, और तुम वो शानदार, तुम्हारा मास्टर है जोरदार। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, देखो रे भाई, अरे हाँ, अरे सोच लो, हाँ सर, बोलो करो। सबसे पहली बात, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन कितनी होती है सर? वो तो सर 12400 बाई 4000, टिक 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 टिक, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओहो, अब आपसे पूछो इंटेंसिटी कितनी है? लो भाई, इंटेंसिटी का आंसर आ सकता है, पहले आप ध्यान से समझो इंटेंसिटी होती क्या है। अच्छा, टोटल एनर्जी कितनी है 1 सेकंड में? ये 1 फोटॉन की एनर्जी, एनर्जी इन 1 second is number of photons that is 10 to the power 6 to 3.1 electron volt। जैसे भी इसके जूल में लिखा था, 10 this 3.1 into 10 to the power, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 10 to the power 6 की जगह जहां से गंदा आएगा 10 to the power 20। आगे मैं तुम्हारे समझ उसमें क्या 10 to the power 20 तो गंदा आंसर आएगा, ठीक है, 10 to the power 20 लो भाई, 3.1 into 10 to the power 3.1 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। मुझे याद है 1 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर दिया 10 to the power 20 10 to the power minus 19, तो ये बच गया 10 to the power 1, तो यानी कि 3.1 into 16। इतनी एनर्जी गिरी 1 सेकंड में। और हाँ, इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी है एनर्जी इन 1 सेकंड अपॉन एरिया। और हाँ, एनर्जी में कितना? 3.1 into 16 अपॉन एरिया कितना? 2 8 on 8 is 24.8 इंटेंसिटी, यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। वो ऐसे बेसिक बेसिक से सवाल आएंगे तो क्या आप कर पाओगे? गड़बड़ करने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डरो मत इनसे, बहुत छोटी सी बात है, पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ और पार्टिकल नेचर को फील नहीं कर पाते हैं, तो सवाल आसान आता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ वो भी बहुत सारे माइनस चल होते हैं, -34 -19, ये वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान समझो, जब भी मॉडर्न का सवाल आए ना तो पहले ऑप्शन देखो कि भाई ऑप्शन में किस यूनिट में आंसर दे रखा है, गड़बड़ मत करना। खास तौर से 2 चैप्टर में बहुत ध्यान रखना है, हीट और मॉडर्न में ध्यान दो भाई, किस यूनिट में आपको आंसर दे रखा है, जिस यूनिट में आंसर दे रखा है ना उसी में निकालने का प्रयास करो। अच्छा, बोलो क्लियर?
अरे सोच लो, पक्की बात। हाँ सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, बोलो क्लियर है। अरे सोच लो, एग्जाम्पल उठाइए, लो अब देखो छोटी सी बात, बिल्कुल क्या बोला ध्यान समझो। बीम ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ एनर्जी फॉल्स नॉर्मली ऑन एरिया ऑफ क्लीन सरफेस, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर टाइम भी तो कर चुके हैं। एक सेकंड में, यानी एनर्जी कितनी गिरी, I into A, एक सेकंड में एक फोटॉन की एनर्जी hc by lambda, यही अपना आंसर है। सोचिए देखो कैसे लिखा है, आइए क्या है एनर्जी 1 सेकंड, hc by lambda क्या है, एक फोटॉन की एनर्जी, तो टोटल एनर्जी अपने फोटॉन की एनर्जी इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। अरे हां बोलो क्लियर। अरे बोलो भाई, ये लिखा देती देर से, आ गया। अरे जोरदार, शानदार, जबरदस्त, मजेदार, बोलो भाई। अरे सोचो रे भाई, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। आएगा आंसर, देखा तो ना, आंसर आएगा, देखा तो आइए hc by lambda, आई क्या है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हो गया सर, हो गया सर, छोटी छोटी सी बातें। अब ये जो मैं आगे की चीज बताने जा रहा हूँ, ये क्या है एक्चुअली, ये रेडिएशन प्रेशर। आप ऐसा समझो कि लाइट गिर रही है मान लो मेरे साथ, हमें हाथ लगा, तो ध्यान समझो, तो अगर तुम इसे पार्टिकल की तरह मानो, तो ये पार्टिकल्स मेरे हाथ पे गिरेंगे तो या तो एब्जॉर्ब होंगे या रिफ्लेक्ट होंगे। मान लो एब्जॉर्ब होंगे हाथ, एक बार तो एब्जॉर्ब भी होता है, फिर या तो वो उसी कलर का रेडिएट करते हैं, एक बार एब्जॉर्ब हुआ आपस में, अगर वो एब्जॉर्ब हुए तो कुछ रेडिएट भी हुए होंगे, सॉरी कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा, तो मान लो एब्जॉर्ब हुए, क्या उन्होंने हमारे हाथ पर मोमेंटम ट्रांसफर करा, यानी कि उन्होंने हमारे हाथ पर फोर्स लगाया और लाइट तो गिरती है, महसूस नहीं होता। ऐसा नहीं लाइट के हाथ नीचे हाथ रखा तो ये हाथ दबा, ऐसा नहीं होता। लाइट गिरी और दब गया आदमी, आज सूरज की रोशनी पड़ते ही 10 आदमी दब गए और मर गए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सूरज की रोशनी हमारे कंधों पर या हमारे सर पर गिरती है तो हम पर प्रेशर लगाती है, ऐसा नहीं होता है कि रात को हल्का महसूस करते हैं, सुबह जो है भारी महसूस करते हैं, लाइट का प्रेशर पड़ रहा है। अरे यस और नो, हां सर, ऐसा नहीं होता। पर वास्तविकता की अगर बात करें तो लाइट थोड़ा सा फोर्स लगाती है, वो इतना कम होता है संख्या में या मैग्नीट्यूड में कि हमारे नॉर्मल जीवन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब एक्सपेरिमेंट करे गए, बहुत बड़ी लाइट छोटी सी पे डाली गई तो देखा गया कि ये फोर्स होता है, क्योंकि हमने थ्योरेटिकली समझा कि अगर लाइट पार्टिकल है तो हम पे मोमेंटम फेंकेगी तो फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगाएगी तो हमें महसूस होना चाहिए, और नॉर्मल लाइफ में हमें महसूस नहीं होता। आपको अपनी कहानी में क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए कि अगर हम लाइट को पार्टिकल मान लें और वो हम पर गिरे तो या तो उसके फोटोन एब्जॉर्ब होंगे या रिफ्लेक्ट होंगे, दोनों ही केस में वो हम पे फोर्स लगाने चाहिए, यानी कि हम पे प्रेशर लगाने चाहिए। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि वो फोर्स और प्रेशर लगाते हैं, पर हमारी नॉर्मल लाइफ में हमें वो प्रेशर महसूस नहीं होता, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, और एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि वो होता तो है। अगर वो होता तो है तो जब बहुत माइन्यूट एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे, बहुत एक्यूरेसी के साथ करे जाएंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स पे करे जाएंगे, तो भैया इसको कंसीडर करना चाहिए। वही स्टडी अपन पढ़ने वाले हैं जो अपन पार्टिकल लेकर से अपन इसको सिद्ध करेंगे, और उसे अपन कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेशर। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? तो अपन बेसिकली जिस कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं वो रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द सरफेस एक्सपोज्ड टू द रेडिएशन। क्या आपने मेरी बात को समझा? अरे हाँ ना तो बोलो, क्या जो मैं बोला कहानी बोली अभी क्या बोली की क्यों नॉर्मल लाइफ में उसे महसूस नहीं करते? क्योंकि वो वैल्यू बहुत कम होती है। ओहो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। बोलो भैया, तो रेडिएशन प्रेशर क्या चीज है? क्या इस बात की फील आई है? हाँ सर बिल्कुल आई है, उस बात की फील आई है सर। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है, जबरदस्त। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, आप ध्यान से ये अपन डेफिनेशन लिखा, पहले बात समझो कि जो प्रेशर है, जो इस वाली जगह पे प्रेशर है, वो क्या है बेसिक प्रेशर, जिसे मैं रेडिएशन प्रेशर बोल रहा हूं, कुछ नहीं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? एक्सर्टेड बाय फॉलिंग ऑफ फोटॉन, एक्सर्टेड बाय फोटॉन्स, जो फोटॉन गिर रहे हैं। मैंने तो जो मैं बोला क्या चमका? एक्सर्टेड बाय फोटॉन्स, उसमें से कोई रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा सिंपल यही है। तो अपन प्रेशर लेने का तरीका करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, बहुत सारे केस आएंगे। देखो लाइट सीधी गिर रही है, जो फोटॉन गिर लाइट गिर रही है, फोटॉन गिर नहीं है, ये फोटॉन की सरफेस में एब्जॉर्ब हो गए, अच्छा तो एक अलग कहानी होगी। अगर वो टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गए तो अलग कहानी होगी। अरे हां, क्या पढ़ेंगे समझो, पूरी मैथ्स है। अब जो भी पढ़ने वाले हो मैथ्स, ये तो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, और जो पढ़ने वाले हो मैथ्स से प्योर बेसिक मैथ्स, कोई टफ नहीं। जो मैंने पढ़ा मोमेंटम वाली कहानी है। अच्छा सोचो क्या पढ़ेंगे, सरफेस है, लाइट गिर रही है, फोटॉन गिर रहे हैं, फोटॉन एब्जॉर्ब हो गए तो क्या होगा? फोटॉन रिफ्लेक्ट हो गए तो क्या होगा? वास्तविकता में कॉम्बिनेशन होता है। जब लाइट वाइट लाइट किसी चीज पे गिरती है तो ध्यान से देखो, कुछ फोटॉन रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ फोटॉन एब्जॉर्ब होते हैं। जो रिफ्लेक्ट होते हैं उनका कलर दिखाई देता है। हां तो पिक्चर में क्या होगा वो भी पढ़ेंगे। सोचो अगर लाइट बिल्कुल सीधी ना गिरे, टेढ़ी गिरे, ऑब्लिक इंसिडेंस तो क्या होगा? फिर उसमें तीनों केस 100% एब्जॉर्प्शन, 100% रिफ्लेक्शन, 100% मतलब पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल एब्जॉर्प्शन। बोलो क्लियर? अरे हां सर पक्की बात, ओके। ओहो, और अब आगे अपन जो इलास्टिक केस अपन करेंगे उसमें क्या होगा? ध्यान दो, सरफेस कैसी लाइट पे गिरी, प्लेन, कोई जो लाइट पे गिरी प्लेन सरफेस, मान लो स्फीयर, तो क्या करेंगे? इस पे चर्चा करेंगे। फिर उसके तीनों केस, अभी प्योर मैथ्स पर इसमें सवाल आते हैं। आपको मैथ्स बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन की, और कौन सा रिलेशन, वो रिलेशन कौन सा? या तो फोर्स बराबर dp by dt न्यूटन सेकंड लॉ, या करो dp बराबर f dt, याद है कि भूल गए हो? अरे हां सर, dp क्या था? चेंज इन मोमेंटम, याद है कि भूल गए हो? अरे हां, उसको अपन यूज में लेंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, समझ पा। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, तो अगर कोई भी बॉडी जिस पे से लाइट गिर रही है, उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, ठीक, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता है, और सही बताऊं तो कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है, यही होता है। हाँ सर, अब ना ऐसे कुछ चीजें डिफाइन करी जाती है, कैसे समझो? ए आर और ए आर ए टी, ऐसे आप समझो, क्या उसे बोलते हैं समझो? अगर 100 जूल एनर्जी गिरी और 50 जूल रिफ्लेक्ट हो गई, तो जो आप ऐसा बोलोगे रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द मटेरियल, रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द मटेरियल, इसे आर से नोट करेंगे, वो कहलाएगा एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी फॉलिंग। ऐसे ही जो एब्जॉर्ब हुई, ए एब्जॉर्प्टिव पावर, वो क्या कहलाएगी समझे? इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब, बेसिक बात है, कोई खास बात नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी फॉलिंग। ये पावर भले को बोलते हैं, पर इसका यूनिट ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे ही टी आप बोल सकते हो, ट्रांसमिटेड पावर एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन एनर्जी फॉलिंग। इसे नोट करते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फॉर एनी सरफेस a प्लस r प्लस t इक्वल टू 1। अच्छा
a प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1। अभी जो हम सब चीजें पढ़ेंगे उसमें या तो हमारा फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है। मॉडर्न में जो हम पढ़ेंगे उसमें टी को नेग्लेक्ट मानेंगे। इसका मतलब a प्लस आर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1, ये मानेंगे। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही? पहले समझो कि रेडिएशन प्रेशर क्यों पढ़ रहे हैं, ये कहानी अपने को समझ में आनी चाहिए। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, किसी भी बॉडी पर 100 जूल एनर्जी गिरी, अगर मान लीजिए कि 50 जूल रिफ्लेक्ट हो गई, 40 जूल एब्जॉर्ब हो गई, 10 जूल टी हो गया, तो ऐसे समझो 0.5, 0.4 और 0.1 आपके हो जाएंगे a, r और t, एब्जॉर्बिंग पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटेड पावर। ये टर्मिनोलॉजी है, आपको याद होनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, सही लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, अरे बोलो भाई, उठा लो, डरने की जरूरत नहीं है, सब काम आएगा थोड़ा। अरे उठा लो, अरे जिसने की शर्म उसका नंबर काम। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ सर, सही लग रहा है सर, अरे पक्का। मेरे साथ ज्यादा पैक नहीं करते, इस कहानी को यहीं से चालू करेंगे अगले टाइम। बोलो क्लियर है? चलो यहीं से चालू करेंगे कहानी को रेडिएशन प्रेशर। अरे टाइम पे बेसिक में से बताऊंगा आपको, एफआरडी की बैटरी से फोर्स निकालना आती है चेंजिंग मोमेंटम से। याद है सवाल करते बोल्ट टकराई थी, साइकिल पे चली गई, बताओ कितना फोर्स लगा, बेसिक बात करेंगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत पढ़ के आना। अच्छा हाँ सर, तो टाइम पे उस मैथ को हम शुरुआत करेंगे और कहानी को खत्म करेंगे। बोलो क्लियर है? आज का बेसिक लेक्चर बहुत टफ नहीं, कोई बहुत टफ लेक्चर नहीं आएगा, पर काम क्यों? क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, तो टाइम पे मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक करते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, साइना।